हेलो दोस्त, नमस्कार। इस वक्त हम जनपद जौनपुर के केतासराय के बबरौटी मोहल्ले में मौजूद हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मयंक हैं। मयंक इस बार नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एमबीबीएस में जगह बनाई हैं और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मयंक, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस समय मुझे। जी सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ जी। और आप लोगों को भी। अच्छा, तो मयंक ये बताइए, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में हमारे परिवार में हमारे पापा हैं और बहन हैं, चाचा चाची हैं, यही सब हैं। अच्छा, जी। और आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी सब्जी बेचते हैं। अच्छा, और पढ़ाई उन कहाँ तक की है? पापा जी तो हमारे 12th तक पढ़े हैं बस। 12th तक। जी। और आपके घर में कौन कौन पढ़ा है? हमारे सिस्टर पढ़ी हैं, मम्मी मतलब अशिक्षित थी, कक्षा 3 तक ही पढ़ी थी बस। अच्छा, और ये आप कितने भाई बहन हो? हम एक भाई हैं, 3 बहन हैं। तीनों बहन पढ़ी हुई हैं जी। और आप पढ़ाई कर रहे हो? जी। तो मयंक ये बताओ, आपके मन में डॉक्टर बनने का सपना कब आया? मैं कक्षा 8 में था तो मतलब मम्मी का ज़्यादा तबीयत ख़राब होता था, तो जैसे हॉस्पिटल में जाते थे तो लाइन लगाना पड़ता था, ये सब दिक्कत होता था। तो मम्मी भी चाहती थी कि मैं बड़ा एक अच्छा डॉक्टर बनूं, तो इसीलिए नीट की प्रिपरेशन तैयारी करना चालू कर दिया कक्षा 12 के बाद। अच्छा, तो मयंक एक बात और बताओ मुझे कि आप प्राथमिक शिक्षा अपनी कहाँ से ग्रहण की और इंटर तक की पढ़ाई आपने कहाँ से कहाँ तक किया? सबसे पहले मैं कक्षा 1 से 8 तक नेशनल चिल्ड्रन स्कूल खेतासराय से किया जी और उसके बाद कक्षा 9 से 12 तक सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली से कंप्लीट किया। जी। तो आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम कब पास किया? इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम 2016 में उत्तीर्ण किया था। 2016 में। जी। इसके बाद आप जब इंटर पास कर लिए तो आपके मन में ये सवाल रहा होगा कि हमको एमबीबीएस या नीट की तैयारी करनी है, जी। तो हमको कोटा जाना चाहिए या इलाहाबाद जाना चाहिए या कानपुर जाना चाहिए। तो ये कैसे, इस समस्या को आप कैसे देखें आप? सबसे पहले मतलब हमारे गांव में कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, जी तो इसके बारे में जानकारी नहीं पता था, तो सबसे पहले हम इलाहाबाद गए। जी। ज़्यादातर सब वही लोग तैयारी करने जाते थे। तो जब इलाहाबाद गए तो वहाँ पे मतलब उतने अच्छे टीचर नहीं मिले, तो वहाँ के लोग कहे इसके नीट की तैयारी के लिए आप तो कोटा चले जाओ या कानपुर, वहाँ बेस्ट रहेगा। तो मैंने 2017 में कानपुर के लिए निकल गया था, तो वहीं से तैयारी किया। तो मैं 2021 में बीएमएस में एडमिशन ले लिया था। तो मम्मी का इधर सपना दूसरा था कि हमारा लड़का एमबीबीएस बने, तो मैंने एक बार फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तब जाके 2024 में मेरा इस बार नीट में सिलेक्शन हुआ। तो मैं एक चीज़ बताओ, आप वहाँ कोचिंग वगैरह लिए थे, ऑनलाइन आप पढ़ाई करते थे या ऑफलाइन करते थे? जी नहीं, इंडिविजुअल क्लासेस करता था। जी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तीनों अलग अलग टीचर थे। अच्छा, तीनों अलग अलग टीचर थे। जी। अच्छा, आप जैसे मान लीजिए इलाहाबाद जब रहते थे आप, वहाँ पढ़ाई तो करते थे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप घर आते थे या आप जब शुरू से घर पे पढ़ते थे तो क्लास के अलावा, स्कूल के अलावा आप घर पे कैसे पढ़ते थे? घर पे मतलब जैसे कभी छुट्टी होता था तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन की छुट्टियाँ होती थी, कोई हॉलीडे पड़ जाता था, फेस्टिवल वेस्टिवल, तो घर पे उतना प्रिपरेशन नहीं हो पाता था, तो इसलिए घर पे ज़्यादा दिन नहीं रुकते थे, फिर निकल जाते थे। अच्छा, जैसे जब आप यहाँ इंटर तक की पढ़ाई घर से ही आपने किया है, जी। तो जब कॉलेज में तो पढ़ते ही थे, जी। कॉलेज से आने के बाद घर आप कहीं कोचिंग वगैरह करते थे या घर आप कैसे पढ़ते थे? क्योंकि ये जिस वार्ड में आप रह रहे हैं यहाँ के पढ़ाई का स्कोप उतना नहीं है, शिक्षा का स्तर एकदम डाउन है। जी। तो आप उसको कब और कैसे पढ़ते थे उस समय? उस समय मतलब ये रहता था कि मैं 4 बजे तक स्कूल से आ जाता था, जी। तो उसके बाद 1-2 घंटे कोचिंग रहता था, और कोचिंग करने के बाद मैं फिर से रात में 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ता था रात में। तो मतलब ये है कि जैसे कोई गाइडेंस नहीं करने वाला था, कि अपना सेल्फ डिपेंडेंट होकर ही यहाँ तक पहुँचा हूँ आज। बहुत मेहनत लगी है थोड़ा। अच्छा, घर पे रहते थे कितनी घंटे पढ़ाई, कितना घंटे कर लेते थे? घर पे 3-4 घंटे पढ़ते थे जब कक्षा इंटरमीडिएट में थे। अच्छा। जी। अच्छा, जब आपने इलाहाबाद गया तो वहाँ कोचिंग जो भी आपने पढ़ा होगा, तो जी। रूम पर आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्या दिनचर्या होती थी आपकी? ये रहता था कि जैसे अगर नीट के प्रिपरेशन करना तो सब बोलते थे कि करीबन रोज़ 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, जी। तो मतलब पूरे साल स्टार्टिंग में तो 6-7 घंटे कंटिन्यू रहता था, फिर लास्ट के जो मंथ बचते थे 2-3 मंथ, उसमें
12-13 घंटे कंटिन्यू पढ़ना रहता था। नहीं, जैसे कोचिंग। आप मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग देख रहे होंगे, जी। इससे प्रेरित होकर लोग तैयारी भी करना चाहेंगे। तो जैसे आप सुबह उठते थे, जी। तो आपकी दिनचर्या क्या होती थी? हमको समयबद्ध होता था, इतने टाइम से इतने टाइम मुझे ये कर लेना है, जी। इतने टाइम से इतने टाइम मुझे ये कर लेना है, वो चीज़ आप मैं तो समझना मतलब चाह रहा ये जैसे कि सुबह मेरा कक्षा करीबन 9 बजे से क्लास स्टार्ट होता था, तो बीच 4 बजे तक क्लासेस चलता था। तो बीच में इंटरवल रहता था 1 घंटे का, और उसके बाद मैं आता था रूम पे, तो 1-2 घंटा आराम करता था, और उसके बाद स्टार्ट कर देता 12 बजे तक। शाम को 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई चलता रहता था, 1 घंटा इंटरवल के बीच में इंटरवल 1 घंटा रहता था। था। अब सुबह में कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे कि या नहीं? नहीं, मॉर्निंग में जैसे क्लास रहना था तो थकान हो जाता, तो सुबह 7 या 8 बजे क्लास जाना रहता था, क्योंकि 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता था कोचिंग की, तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता था। तैयारी के दौरान आपके जीवन में एक दुखद मोड़ आता है कि आपकी मम्मी इस दुनिया से चली जाती है। जी। यदि अगर वो आज अगर इस दुनिया में होती तो क्या महसूस कर रही होती? मेन हर चीज़ तो माँ ही होती है। माँ मेरे मम्मी का सपना था, वो कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि मेरे बाल बच्चे पढ़ें। पापा से झगड़ कर पैसा दिलाती थी, जाओ पढ़ो, क्या करना है। मम्मी का ये सपना था कि वो पढ़े। मैं मतलब 2023 में मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो मतलब 10 दिन के अंदर ही मम्मी को मतलब देहांत हो गया। इतना दुखद हुआ कि बर्दाश्त नहीं होता था, मन करता था कुछ कर जाए। आज अगर हम डॉक्टर बने होते तो आज मेरे मम्मी के साथ ऐसा नहीं होता। तो मेरे मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मम्मी का सपना मैं पूर्ण करूँगा। आपके परिवार के बीच में आप नीट क्वालिफाई किए हैं, क्या माहौल है? घर वाले बहुत सब खुश हैं, मम्मी पापा सब खुश हैं, बहन वहन सब खुश हैं, चाचा चाची सब ठीक अच्छे हैं, हैप्पी हैं सब। आप जिस वार्ड में हैं मैं, या जिस मोहल्ले में आप हैं, यहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। जी। तो जब आप छुट्टियों के समय यहाँ गांव आते थे, आपके साथ आपके बैचमेट जो बच्चे होते थे वो सब खेलने कूदने इधर उधर घूमने में मस्त रहते थे, जी। तो आप उसका सामना कैसे करते थे? नहीं, मतलब आते थे तो लोग खुश भी होते थे कि आ गए, चलो ठीक है। तो मैं उनको बताता कि देखो ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है। खेल कूद तो होता रहेगा, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को हम समझाते थे ये पढ़ना है, ऐसे केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, ऐसे फिजिक्स, ऐसे बायोलॉजी पढ़ा जाता है। तो ऐसे लोगों को समझाते थे। साथ में कभी बैठना उठना हो गया 1-2 घंटा। ज़्यादातर घर पे ही रहते थे और दोस्तों के साथ टाइम भी देते थे। मैं एक बात तो मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जब तैयारी कर रहे थे इलाहाबाद, जब आप घर आते थे तो आप बहुत ही परफेक्ट समय के लिए बाहर जाते थे अपने दोस्तों के बीच में, और वो समय हो जाता था तो आप वहाँ से तुरंत आ जाते थे। जी। ये सही है? जी। ऐसा एक पढ़ने वाले छात्रों के साथ होना चाहिए ना? जी। ठीक। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आप मोबाइल चलाते हैं? हाँ जी, मोबाइल चलाते हैं। तो उससे आप पढ़ाई के दौरान तैयारी में कितना मदद आपको उस मोबाइल से मिला आपको? जैसे लॉकडाउन के पहले ये था कि मेरे पास कीपैड मोबाइल में यूज़ करता था, जी। तो क्योंकि उस समय ऑफलाइन क्लासेस करना रहता तो मोबाइल की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता था, तो मैं कीपैड यूज़ करता था। जब से लॉकडाउन लगा तो घर पे ही रहना पड़ गया, तो इसलिए मोबाइल यूज़ करना पड़ा और ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ी। तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बने हुए हैं जी। ये सारे, आजकल लोग ज़्यादातर उधर रुझान ज़्यादा है, जी। आपका कोई रुचि उस तरफ? नहीं, थोड़ा मोड़ा, जैसे ज़्यादा नहीं देखते थे, बस 1-2 10-5 मिनट चला लेते, उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते। फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ? फेसबुक चलाते थे। फेसबुक चलाते जी। थे। अच्छा, आप तैयारी पूरा जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन किए थे? आप पहले ऑफलाइन किए हैं, उसके बाद ऑनलाइन लॉकडाउन के बाद से, अच्छा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से घर प्रिपरेशन के लिए कानपुर नहीं गए, यहीं पे स्टडी किए। घर से ही रहते? जी। तो 1.5 GB डाटा मिलता रहा होगा इधर में, जी। कम पड़ता था या और ज़रूरत पड़ती थी? कम तो पड़ ही जाते थे, 1.5 GB डाटा। कम पड़ जाते थे? जी। अच्छा, परीक्षा की जब आप नीट की एग्ज़ाम देने जा रहे थे, जी। उस आखिरी रात आपको कैसा महसूस हुआ और क्या सोच रहे थे आप? उस समय मतलब यही लगता था पता नहीं इस बार होगा कि नहीं, बहुत सारा डर लगता था। दोस्त लोग कहते थे डरो मत, दो हो जाएगा पेपर। टेस्ट पेपर देते थे, नंबर कम भी आता था। हम सोचे मतलब कि होगा कि नहीं, बहुत सारा टेंशन था, डर लगता रहा बहुत। कितनी बार आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है? नीट का मैंने 6 अटेम्प्ट दिया है। 6 अटेम्प्ट। जी। 6वीं बार में आपका सिलेक्शन MBBS में हुआ है? जी।
तो आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अपने जूनियर्स के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय व्यर्थ ना करें सोशल मीडिया पे, और मेहनत से पढ़े और देश का नाम आगे बढ़ाएं और एक अच्छा डॉक्टर बने। क्योंकि भारत में मैंने देखा, क्योंकि मैं भी महसूस किया हूँ कि मैं जब कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं भी सोचता था ये लोग कैसे डॉक्टर बन गए। बहुत बड़ी बात होता है डॉक्टर बनना, और लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़े और देश का नाम और घर का नाम तरक्की करें सब लोग। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, सारी चीज़ हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं मतलब यही सोचता हूँ कि जैसे कि मैं बिना किसी गाइडेंस के यहाँ तक पहुँचा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गांव के लोग हैं उनको मैं गाइडेंस करूँ, ताकि वो एक अच्छे कदम पे चले और एक अच्छे राह पे चले, ताकि उनका भी उत्थान हो, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें और देश का भी नाम करें और गांव का भी नाम करें अपने। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं इस सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा तथा गुरुजनों और फैमिली वालों को देना चाहता हूँ, और मामा मामी जी। तो आप जब MBBS कर लेंगे मैम, तो आगे क्या क्या करेंगे आप? MBBS के बाद क्या करना चाहेंगे आप? मेरा सपना है जैसे न्यूरो सर्जन बनने का, क्योंकि मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन नहीं हो पाया था। ठीक मैम, हमारे साथ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।